नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीसीएस मेंस के जीएस के 6 पेपर जो 1200 नंबर के होते हैं, 107 पॉइंट का टोटल मिला के उनका सिलेबस है। तो ऑफिशियल सिलेबस 107 पॉइंट का प्लस 2018 से लेके अभी तक के जिस तरह के पीवाईक्यू आए प्लस लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज और अपडेट करके स्टैटिक जीएस और करंट 1.5-2 साल का मिला के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेंस एग्जाम में आ सकते हैं उसकी सीरीज है। हर एक वीडियो में आपको 6 क्वेश्चन देंगे हम, ठीक है। ये आप देख सकते हैं जीएस 1 2 3 4 5 6 का टोटल सिलेबस पीवाईक्यू 2018 से अभी तक प्लस लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से जो क्वेश्चंस आने की सबसे ज्यादा संभावना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो हम सीरीज में यहां पे चालू करने जा रहे हैं। लगभग 100 वीडियोस का ये हमने प्लान किया है ना। हर वीडियो में आपको 6 क्वेश्चन देंगे और हमारी कोशिश है हर एक पेपर का एक एक क्वेश्चन इंक्लूड करें। बिल्कुल फ्री सीरीज रहेगी, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। इसमें आपको क्वेश्चन विद मॉडल आंसर प्लस जो है उसी टाइप के क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आ जाएं तो उनके लिए टिप्स भी बताई गई है। कीवर्ड्स कैसे यूज करते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन में क्या लिखते हैं, सारा जो है इसमें आपको एनालिसिस करी गई है। वीडियो को देखिए, सीरीज कैसी लगी जरूर बताइए। मेन जो होता है यूपी पीसीएस में वो है मेंस एग्जाम। 1500 ये नंबर मेंस के और 100 नंबर का इंटरव्यू जो कि पर्सनालिटी टेस्ट होता है। 1600 नंबर में मिला के जितने भी आपके मार्क्स होते हैं उसी हिसाब से एसडीएम डीएसपी वीडियो जो भी पोस्ट है वो एलोकेट की जाती हैं। तो भैया यूपी पीसीएस का मेन एग्जाम मेंस ही है, क्योंकि इंटरव्यू में नॉर्मल भी किया तो भी एक एवरेज नंबर मिल जाते हैं। पर्सनालिटी का टेस्ट होता है। नॉलेज टेस्ट जो है वो ये है, नॉलेज टेस्ट है। इसमें आपको लिखना पड़ेगा, डिस्क्रिप्टिव में लिखना पड़ेगा और एग्जैक्ट ऑफिशियल सिलेबस प्लस जो पीवाईक्यू 2018 के बाद के हैं सिर्फ उतने ही जरूरी हैं, क्योंकि वहीं से पैटर्न बदला है बेटा। लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से चीजें बदल रही हैं, अपडेट और रिवाइज करके ही पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए 1500 नंबर में ये समझिए, सबसे पहले तो 2018 से अभी तक के पीवाईक्यू आप लगाइएगा, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। यही इतनी एनालिसिस जरूरी है और इसकी प्लेलिस्ट स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के इसी चैनल में फ्री में डली हुई है। सारे वीडियो आप देख सकते हैं 2018 से अभी तक विद मॉडल आंसर, और प्लस उसमें बहुत सारा और इनपुट दिया गया है कि उनसे मिलते जुलते क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाए तो भी आप कर पाने की स्थिति में रह सकते हैं। वो प्लेलिस्ट देख के, एक और हमारी प्लेलिस्ट चल रही है यूट्यूब में मेंस की पूरे सिलेबस के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की, जीएस 5-6 का भी हमने पूरा वीडियो सीरीज दी हुई है और टोटल मिला के भी 450-500 वीडियोस की एक सीरीज है, जिसमें पूरा जीएस 1 से लेके 6 तक के 107 पॉइंट्स में से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए गए हैं, जो बहुत सारे पीवाईक्यू में भी आ भी चुके हैं। उसी सीरीज से अगर आप देखें तो पीवाईक्यू में भी आए हुए हैं। तो ये तो फ्री इनिशिएटिव हो गया, लेकिन अगर आप जो है फाइनेंशियली इसको एफोर्ड कर सकते हैं, सिर्फ इतना करके आप मेंस आराम से निकाल सकते हैं। क्या करना है, जीएस में 1200 नंबर का आएगा जीएस। अब देखिए 78 वाला ग्रुप आप ज्वाइन करें, यहां पे आपको स्टैटिक जीएस प्लस मेंस का पूरा करंट अफेयर मिल जाएगा। पढ़ने वाला जितना भी जीएस का पार्ट है 107 पॉइंट का, वो इससे कवर हो जाएगा। अलग से कोई मैगजीन, कोई बुक, कुछ भी नहीं लेना है, सब कुछ इसे मिलेगा और वो बहुत ज्यादा मेंस के लिए जो है सफिशिएंट होगा। ठीक है, पढ़ने वाला पार्ट इससे कर लीजिए। बाकी इंटेंसिव आंसर राइटिंग विद फीडबैक चेकिंग पर्सनल गाइडेंस के 2 ग्रुप चल रहे हैं, दोनों में अलग अलग क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। दोनों ज्वाइन करके दोनों में 270 क्वेश्चन हम करा रहे हैं, तो आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं, फीडबैक ले सकते हैं और क्या क्या आप गलतियां कर रहे हैं, क्या क्या स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है, किस क्वेश्चन में क्या लिखना है। कई सारे क्वेश्चन की वर्डिंग डिफरेंट होती है, किसी में क्रिटिकली एनालाइज लिख देते हैं, किसी में एनालाइज लिख देते हैं, किसी में इवैल्यूएट लिख देते हैं, किसी में एलेबोरेट लिख देते हैं, किसी में कमेंट लिख देते हैं, है ना। तो किसमें क्या लिखना है टू द पॉइंट विद इन वर्ड लिमिट, क्योंकि 125 और 200 वर्ड में ही लिखना है आपको। 2 टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। विद इन टाइम लिमिट, क्योंकि 125 वाले को आपको लगभग 7 मिनट में लिखना होता है, 200 वर्ड वाले को लगभग 10 मिनट में लिखना होता है। अगर आप ये सब नहीं मेंटेन कर पाए तो नहीं निकल सकता है। पूरा पेपर अटेम्प्ट करना जरूरी होता है, उसके लिए ये करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो 2 ये आंसर राइटिंग वाले ग्रुप चल रहे हैं। जीएस का हमारा टेस्ट सीरीज सेक्शन वाइज और फुल लेंथ वाला भी चल रहा है, इसको ज्वाइन करके पूरी जीएस की तैयारी कर सकते हैं। हिंदी के लिए एक 15 मिनट का ग्रुप है, उसमें सिलेक्शन मटेरियल, वीडियो, सारे डाउट चाहे जितने आप पूछो, पीवाईक्यू एनालिसिस प्लस जो है इसमें टेस्ट सीरीज वगैरह जो है लगातार करवा रहे हैं। एक एक चीज पे फीडबैक दिया जा रहा है। आर्या मैम और अजीत सरदारा, जो कि यूपी पीसीएस के जो भी एग्जाम्स होते रहे पिछले 8-9 सालों से, बीओ आरओ पीसीएस में हिंदी के लिए ये बेस्ट ग्रुप माना जाता रहा है। 150 का पेपर है, ये मार्क्स जो है रैंक में कैलकुलेट होंगे, ध्यान रखना। इसमें आपको मोटा मोटा 100 नंबर का टारगेट रख के लाना ही पड़ेगा 100। ठीक है, तो ये वाला ग्रुप ज्वाइन करके पूरा आप इसमें कवर कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले तो जरूर इसको ज्वाइन करें। एसे के लिए 150 नंबर में आएंगे, है ना, 3 एसे लिखने को आएंगे, उसके लिए इंटेंसिव राइटिंग प्रैक्टिस का ग्रुप चल रहा है। आप देखेंगे कि एसे में 3 सेक्शन होते हैं और उसमें भी 3-3 सब सेक्शन होते हैं, तो टोटल मिला के 9 में से आपको 3 एसे करने होते हैं। हम क्या कर रहे हैं कि जो 9 टॉपिक्स हैं इन सबके 4-4 एसे विद मॉडल एसे, फीडबैक चेकिंग, पर्सनल गाइडेंस के साथ पूरी प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं। तो ऐसे की भी इंटेंसिव प्रैक्टिस हो जाएगी। ये इतना करके आप मेंस का चाहे जैसा पेपर आ जाए, आराम से सारे के सारे जीएस, हिंदी, ऐसे पूरे पेपर अटेम्प्ट करके आ सकते हो। मेंस में पढ़ने से ज्यादा जरूरी है आंसर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, हिंदी राइटिंग। इसके ग्रुप चलाए जा रहे हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे लगातार। हमारे नंबर आप
ये 3 हमारे नंबर है, इन पे कॉल या व्हाट्सएप करके पूरी जानकारी लेके पेमेंट वगैरह करके ग्रुप में तुरंत जुड़ के और एग्जाम तक स्ट्रिक्टली फॉलो करके मेंस की भी सिर्फ सिलेक्शन वाली तैयारी कर सकते हैं आप हमारे साथ। नमस्कार साथियों, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यूपी पीसीएस मेंस 2025 और उसके संबंध में महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उनके आंसर्स को देख रहे हैं। इसमें आपको जी आज हमारा देश सत्र में है, आपके द्वारा जो आंसर आपको उपलब्ध कराए गए हैं, ये हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। इधर वाला हिंदी में है, इधर वाला हिंदी में है, इधर वाला इंग्लिश में है, ठीक है? तो आपको जो भी मीडियम है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और आपके लिए भी इसमें 2 तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो इसमें जो आता है सवाल वो एक 8 नंबर में आता है, जिसमें आपको 125 वर्ड लिखने होते हैं। इसके अलावा एक आपके 12 नंबर में सवाल आते हैं, जो आपको 200 वर्ड लिखने होते हैं। जब भी आप लोग आंसर्स लिखें, तो इसी सब सीमा में रहकर आप लोग आंसर्स को लिखें, ठीक है? तो ये हो गया हमारा इसके संबंध में छोटी-सी इन्फॉर्मेशन। अब हम देखते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल हमारा जीएस फर्स्ट से है। इसमें पूछा गया है, डिस्कस डिस्कस द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज मेड इन इंडिया आफ्टर 1858, ठीक है? तो 1858 के बाद भारत में किए गए प्रशासनिक परिवर्तनों पर चर्चा करें, ठीक है? तो सबसे पहले हमको बताना पड़ेगा कि हम बता सकते हैं, इंट्रोडक्शन इसका लिख सकते हैं, इंट्रोडक्शन हम लोग का लिख सकते हैं कि 1857 की क्रांति के बाद 1857 क्रांति के बाद अंग्रेजों ने 1858 का नियम लाया, जिसके माध्यम से भारत में कई सारे बदलावों को लागू किया गया, ठीक है? तो निम्नलिखित बदलाव किए गए। इससे आप लोग कोई भी इंट्रोडक्शन या भूमिका लिख सकते हैं। हम बता सकते हैं कि कौन-कौन से परिवर्तन किए गए। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा? पहला पॉइंट हमारा हो जाएगा पहला पॉइंट हमारा हो जाएगा कि भारत पर शासन करने की जो शक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी को दी गई थी। किसको दी गई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शक्ति थी उसको हम लोग ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित कर दिया गया, ठीक है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर ब्रिटिश क्राउन को दे दी गई थी। ये पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या हमारा? प्रशासनिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण और स्थानीय सरकार की जो स्थानीय रूट गवर्नमेंट होती है उनकी भूमिका पर विस्तार दिया गया। माने इसके माध्यम से विकेंद्रीकरण और स्थानीय गवर्नमेंट को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया, ठीक है? तो ये सेकंड पॉइंट हो गया हमारा। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा? सेना में परिवर्तन। जब 1857 की क्रांति में जब सेना में कई सारे जो सेना में शामिल लोग थे, उनके द्वारा विद्रोह किया गया, तो इन्होंने सोचा कि सेना में बदलाव की आवश्यकता है। फलतः इन्होंने सेना में बदलाव किया। पहला बदलाव क्या था? प्रमुख रणनीतिक स्तर, मतलब जो महत्वपूर्ण सेक्टर थे, जो अंग्रेजों के लिए बहुत ज़्यादा खास थे, उनके लिए ब्रिटिश व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि की गई। धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव किया गया, जिसके कारण तो जहाँ धर्म और जाति के आधार पर जब बाँटा जाएगा, तो भारतीय धीरे-धीरे विभाजित हो जाएँगे। क्या हो जाएँगे? विभाजित हो जाएँगे। उनमें एकता में कमी आएगी, जिससे हमारा राष्ट्रीय आंदोलन है वो कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरह का प्रयास किया गया चेंज इन आर्मी में। तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट क्या हमारा? सार्वजनिक सेवाओं में वृद्धि। जो पब्लिक सर्विस थी उनमें जैसे रोड हुआ, चाहे वो रोड हुआ, पानी हुआ, बिजली हुआ, इन सभी सेक्टरों में धीरे-धीरे सर्विस यानी जो सर्विसेज़ थी उनको वृद्धि करने का प्रयास किया गया, ठीक है? ये हमारा तीसरा चौथा पॉइंट हो गया। इसके अलावा जो हमारे अनुलंघन या विस्तार की नीति समाप्त किया गया। मतलब इसका मतलब ये हुआ था, जो 1857 की क्रांति से पहले हमने लॉर्ड डलहौजी की जो नीति थी हमारी, उसके माध्यम से हड़प नीति को अपनाया गया। कौन सी? हड़प नीति। हड़प नीति का था कि जिन जिन राजाओं के पास उनके उत्तराधिकारी नहीं है, तो उनको इसी आधार पर उनके राज्य को ब्रिटिश में मिला लिया जाएगा। जैसे झांसी का राज था, इसी आधार पर मिला लिया गया। तो इस तरह की जो नीति थी नीति नी जो अंग्रेजों की नीति थी, उसको धीरे-धीरे त्याग कर दिया गया। नहीं, अब विलय और विस्तार की नीति को धीरे-धीरे अंग्रेजों ने समाप्त करने का प्रयास किया, ठीक है? ये हमारा 5वां पॉइंट हो गया। छठा पॉइंट क्या हमारा? प्रांतीय प्रशासन। प्रांतीय प्रशासन 3 प्रेसिडेंसियों बंगाल, मद्रास और बॉम्बे को सौंप दिया गया, ठीक है? जो पहले हमारा केंद्रीकरण था, जो पहले सारी सत्ता हमने धीरे-धीरे बंगाल में केंद्रित की थी, उसको लौटाने का प्रयास किया गया और मद्रास और बॉम्बे को भी उनकी जो पावर थी, उनको लौटा दिया गया, ठीक है? तो ये हमारा होगा 5वां पॉइंट। इसके अलावा छठा पॉइंट क्या हमारा? छठा पॉइंट हमारा हो जाएगा, ये छठा था, ये 7वां पॉइंट हो जाएगा, फूट डालो और राज करो की नीति। क्योंकि अंग्रेजों को लगा जब 1857 क्रांति में एकता अधिक दिखाई पड़ती है, तो उसे एकता को कमजोर करने के लिए उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाया। इसमें हिंदू और मुस्लिम चलाने का प्रयास किया, ठीक है? तो ये हमारा 7वां पॉइंट। 8वां पॉइंट क्या हमारा? प्रेस पर प्रतिबंध। प्रेस पर प्रतिबंध क्यों लगाया? जो भारतीय विचार धीरे-धीरे फैलते जा रहे थे, उनको रोकने के लिए प्रेस पर प्रतिबंध लगाया, ठीक है? तो ये हमारा 8वां पॉइंट हो गया। 9वां पॉइंट क्या हमारा? 9वां पॉइंट हमारा हो जाएगा सामाजिक कल्याण पर व्यय में कमी की गई, ठीक है? तो पहले खर्चा अधिक दिखाई पड़ता था सामाजिक कल्याण पर, मतलब सामाजिक कल्याण का मतलब है वंचित थे, महिलाएँ थी, बच्चे थे, उनके कल्याण के लिए तो पहले व्यय किया जाता था, उसमें कमी की गई, ठीक है? तो ये हो गया अगला पॉइंट। इसके अलावा सेना पर जो खर्च था, उसको भी यहाँ पर बदलाव किया गया है, ठीक है? कितना? 1886 में जो हमारा कुल राजस्व का 27 करोड़ था सामाजिक कल्याण पर खर्च। इसके अलावा सेना में 19.41 करोड़ लोगों के लिए 17 करोड़ रुपए का खर्च किया गया सेना पर। इसके अलावा जो सामाजिक सेवाओं पर किए गए 2 करोड़ रुपए से कम था, जो 1886 में था। ये हमारा हो गया क्या कहते हैं सामाजिक सेवाओं पर व्यय, मतलब जो सेना पर खर्च था वो 17 करोड़ था और जो सामाजिक सेवाओं पर खर्च था वो 15 था, ठीक है? तो ये हमारा अगला पॉइंट हो गया। जो पहले खर्च था सामाजिक कल्याण पर व्यय में कमी की गई। पहले 47 करोड़ था, धीरे-धीरे इसको कम करके कितना कर दिया गया? 15। यही आपको मैं बताना चाहता था। तो यही बताना चाहता हूँ, जो 1886 में हमारा व्यय था वो 47 करोड़ के आसपास था सामाजिक कल्याण पर। धीरे-धीरे सेना पर खर्च बढ़ाया गया, जिसको 17 करोड़ तक पहुँचाया गया और सामाजिक सेवाओं पर जो व्यय था, सामाजिक सेवा, सामाजिक कल्याण पर जो व्यय था उसको
15 तक लाया गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 1857 में प्रशासनिक बदलाव 1857 के बाद। लास्ट में आपको निष्कर्ष लिख देना है, ठीक है। तो ये हमारा अगला सवाल हो गया। पहला सवाल हो गया, अब हम देखते हैं अगला सवाल, अगले सवाल में क्या बताया गया है, ठीक है। तो अगला सवाल हमारा GS2 से है, ठीक है। अगला सवाल हमारा GS2 से, इसको आप लोग जब भी निष्कर्ष लिखें तो इस तरह लिख सकते हैं, 1857 की क्रांति के बाद अगले रोज मुख्यतः कई सारे बदलाव किए, लेकिन जो बदलाव थे वो मुख्यतः औपनिवेशिक हितों को संरक्षित करने के लिए किए गए, ना कि भारतीयों के हितों को अलग ध्यान में रखने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए। इस तरह आप लोग कोई भी निष्कर्ष लिख सकते हैं, ठीक है। और अगला पॉइंट हम बताते हैं, अगला पॉइंट हमारा हो जाएगा, अगला पॉइंट क्या होगा हमारा कि स्टडी, इसमें हो जाएगा सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, राष्ट्रीय भारतीय एजेंसी, राष्ट्रीय भारतीय एजेंसी, सॉरी राष्ट्रीय भारतीय नेशनल रिक्रूटमेंट रिक्रूटमेंट एजेंसी, यानी NRC NRA सॉरी NRA, राष्ट्रीय भारतीय एजेंसी की भूमिका और महत्व पर चर्चा करें, ठीक है। जो हमारी नियुक्तियां की जाती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, उनके लिए जो भर्ती बनाई गई है उसको हम लोग राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में ये सवाल पूछा गया है। ये मुख्यतः करंट अफेयर का सवाल है, ठीक है, इसको आप लोग बता सकते हैं। तो सबसे पहले उनको बताना पड़ेगा इंट्रोडक्शन में, इंट्रोडक्शन में लोग क्या लिख सकते हैं कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एक स्वतंत्र निकाय है जिसके द्वारा केंद्र सरकार से संबंधित ग्रुप बी या ग्रुप बी और सी की सेवाओं के विभिन्न भर्तियों के लिए प्रारंभिक प्रारंभिक स्तर पर कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट यानी CET कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट आयोजित किया जाता है, ठीक है। तो इसी एजेंसी के माध्यम से जो कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट होते हैं इसको लागू किया जाता है राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के माध्यम से। उपरोक्त 3 एजेंसियों के अंतर्गत कौन कौन सी है, कर्मचारी चयन आयोग NSSC से हम लोग बोलते हैं, बैंकिंग कर्मचारी चयन संस्थान, कार्मिक चयन संस्थान और रेलवे भर्ती बोर्ड जैसे निकाय इसमें शामिल है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन शामिल है हमारा, ये हमारे इधर हो जाएगा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन एंड रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ठीक है। तो ये हमारी एजेंसी हो गई इसमें 3। इसके अलावा हालांकि टीयर 2 और टीयर 3 परीक्षा संबंधी विभिन्न विभागों द्वारा आयोजित की जाती है, ठीक है। तो टीयर 2 और 3 की परीक्षाएं होती हैं वो कोई कोई जो विभाग होते हैं उनके द्वारा भी आयोजित की जाती हैं, ठीक है। टीयर 3 के लिए आयोजित किया जाएगा मैट्रिक स्तर, उच्च माध्यमिक और स्नातक स्तर। इसके अलावा CAT का उपयोग, CAT को 3 लेवल पर होता है, कौन सा, एक हमारा 10th पर, एक उच्च माध्यमिक 12वीं पर और स्नातक स्तर मतलब UG पर, ठीक है। CAT का आयोजन वर्तमान में 12 भाषाओं में किया जा रहा है, ठीक है। और उपरोक्त परीक्षा के केंद्र हर जिले में स्थापित होंगे और CAT स्कोर 3 साल के लिए मान्य होगा। तो ये हो गया हमारा CAT के संबंध में छोटी सी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो CAT क्या होगा, 3 लेवल पर आयोजित होगा, कौन कौन सा, 10th 12th और ग्रेजुएशन। इसके अलावा 12 भाषाओं में होगा, हर जिले में इसका केंद्र बनाया जाएगा और 3 साल के लिए मान्य होगा, ठीक है। तो ये हमारा होगा CAT के बारे में। अब हम देखते हैं इसका महत्व क्या होगा, हम लोग महत्व बता सकते हैं। तो इसका महत्व क्या हो जाएगा हमारा, महत्व हो जाएगा भर्ती प्रक्रिया में लगने वाला जो समय है वो इसमें कम हो जाएगा, ठीक है। तो भर्ती जो हमारी लेट प्रक्रिया होती रहती है, लगातार लेट होता रहता है, उसमें यहाँ पे जो लेट होता है उसमें समय बर्बाद होता है, हमारा समय बर्बाद होता है, उसमें धीरे धीरे कमी आएगी, क्योंकि ये एजेंसी अकेली एजेंसी, यानी अकेली एजेंसी जो राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी है, इनके माध्यम से सही समय पर भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जा सकता है। इसके अलावा सेकंड पॉइंट क्या हमारा, छात्रों पर परीक्षा लागत, यात्रा और रहने का खर्च आदि भी वित्तीय बोझ में कमी आएगी, क्योंकि जो इसके सेंटर होंगे वो उसी जिले में स्थापित हो जाएंगे। जो छात्रों की लागत है, परीक्षा वाली यात्रा है, रहने का खर्च है, उसमें धीरे धीरे कमी आएगी। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट क्या हमारा, एकल परीक्षा के माध्यम से, एक ही परीक्षा के माध्यम से विभिन्न परीक्षाओं में उपस्थित होने की अनिवार्यता समाप्त हो गई है, ठीक है, समाप्त हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा जो विभिन्न जैसे हमने एक एग्जाम दिया तो उसके लिए अलग बैठना पड़ेगा, दूसरा एग्जाम, दूसरा पेपर था, दूसरी भर्ती तो उसके लिए अलग एग्जाम देना पड़ेगा, तीसरी भर्ती थी उसके लिए अलग एग्जाम देना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है, आप लोग एक ही परीक्षा के माध्यम से इन सारी भर्तियों में शामिल हो पाएंगे जो कि इसके माध्यम से निकाली जाएंगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सामान्य पाठ्यक्रम, इस सभी के लिए इस कॉमन पाठ्यक्रम को यहाँ पर लागू किया गया है, ठीक है। चाहे भर्ती आपकी कोई भी जो भी 10th या 12th पे है, जो भी भर्ती उसके अंदर निकलेगी उसके लिए कॉमन सिलेबस को डिजाइन किया गया है। इसके अलावा स्टैंडर्ड क्या कहते हैं, मानकीकृत परीक्षा पैटर्न, ठीक है। तो हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न है उसको एकदम स्टैंडर्ड लेवल पे बनाया गया है, ठीक है, मानकीकृत कर दिया गया है। इसके अलावा जो अलग-अलग परीक्षा केंद्र आयोजित करने की लागत होती थी, जैसे एक भर्ती आई उसके लिए अलग परीक्षा आयोजित करना, फिर दूसरी भर्ती आई उसके लिए अलग परीक्षा आयोजित करना, तीसरी आई उसके लिए अलग आयोजित करना, इस तरह जो अलग-अलग भर्ती आयोजित करनी जाती थी, इससे हमारी लागत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी। तो जो अलग-अलग परीक्षाएँ होती हैं, उसकी लागत में यहाँ पर कमी आएगी, क्योंकि एक ही परीक्षा आयोजित की जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी का महत्व, ठीक है। चुनौतियाँ हमें यहाँ पर कुछ दिखाई पड़ती हैं, चुनौतियों में क्या है हमारा, धीरे-धीरे रेलवे जैसे जो सार्वजनिक हमारे उद्यम है, उनका निजीकरण किया जा रहा है। अगर हम उनका निजीकरण करेंगे, तो जो प्राइवेट सेक्टर, जो हमारी सरकार, जो रेलवे में गवर्नमेंट जॉब मिलनी चाहिए थी, वो धीरे-धीरे कम हो जाएँगी, ठीक है? ये पहला पॉइंट हो गया। केवल लेकिन जो शेड के माध्यम से यानी CAT के माध्यम से जो भर्ती की जा रही है, वो केवल कुछ विभागों तक ही सीमित है, ठीक है? इसके अलावा भी वर्तमान में विभिन्न देशों में बड़े सारे पद हैं जो खाली हैं। इन भर्ती के माध्यम से सुचारू नहीं हो पा रही है, इन सारे पदों को भरा जा सके, ठीक है? तो ये हमारा पॉइंट नंबर 3 हो गया। अगला पॉइंट क्या है हमारा? एक परीक्षा से योग्य छात्रों के चयनित होने की संभावना कम हो जाएगी। एक ही परीक्षा होगी, ठीक है? तो जो योग्य छात्र है वो सभी इसमें संभावना कम हो जाएगी, क्योंकि विभिन्न परीक्षाएँ जो अलग-अलग लेवल की होती हैं,
तो उसमें जो योग्य छात्र होते हैं वो कठिन परीक्षा को निकाल सकते हैं, जो कि कमज़ोर छात्र हैं वो कठिन परीक्षा में नहीं नहीं निकाल पाते। लेकिन जब इस तरह की परीक्षाएँ होती हैं तो जो कॉमन सिलेबस है उसमें लगभग सब एक तरह से हो जाते हैं, चाहे वो अच्छा बच्चा हो, चाहे थोड़ा-सा कमज़ोर हो, ठीक है? तो इस तरह की कुछ चुनौतियाँ भी हैं और लास्ट में आप लोगों को उपाय कुछ बता देने हैं। उपाय क्या बता सकते हैं? उपाय बता सकते हैं जो खाली पद पड़े हैं उनको हमको क्या कहते हैं भरना चाहिए और जो कुछ विभाग हैं उनको इसी के अंदर लाया जाना चाहिए, इसको भर्ती इसी के माध्यम से की जाए, ठीक है? इस तरह का कुछ भी आप लोग बता सकते हैं प्रोविज़न्स में उपाय के रूप में। तो लास्ट में आपको निष्कर्ष बता देना है, ठीक है? तो इस तरह हमारा ये सवाल नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए छोटी-सी इन्फॉर्मेशन है, जो भी यूपीपीसी में 2025 लिख रहा है और अंतिम सफलता सुनिश्चित करना चाहता है। कई सारे टॉपर जो सिर्फ सिर्फ जो हमारे ग्रुप्स हैं, इनको फॉलो करके पेड ग्रुप्स हैं, इनको फॉलो करके अपनी सफलता को सुनिश्चित किया है। आप भी हमसे जुड़ सकते हैं। आपके लिए जो भी पेड ग्रुप्स हैं, वो हिंदी, इंग्लिश दोनों भाषाओं में हैं। हमारा इसमें जो जीएस वाला जो मेंस का सिलेबस है, इसमें आपको 1 से लेकर जीएस 6 तक के जीएस 1 से लेकर जीएस 6 तक का कंप्लीट सिलेबस आपको अपडेटेड बिल्कुल मटेरियल मिलेगा, ऑफिशियल सिलेबस के अनुसार। इसके अलावा यूपी स्पेस में यूपी बजट, इकोनॉमिक सर्वे, करंट अफेयर, गवर्नेंस स्कीम सब कुछ आपको कवर कराई जाएगी इसी के माध्यम से और ये दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा। इसके अलावा जो जनरल हिंदी 150 नंबर की आती है यूपी पीसीएस में, यूपीपीसीएस में जो आपकी 150 नंबर की हिंदी आती है, उसकी कंप्लीट तैयारी भी हमारे द्वारा कराई जाएगी। इसमें आपको कंप्लीट मटेरियल दिया जाएगा। आपको इसके अलावा आपको कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको 10 टेस्ट आपको कराए जाएँगे, आपकी तैयारी को चेक करने के लिए मॉडल आंसर दिए जाएँगे, कंप्लीट चेकिंग होगा, फीडबैक भी आपको दिया जाएगा, ठीक है? तो ये दोनों भाषाओं में उपलब्ध। हिंदी तो हिंदी भाषा में होती है। इसके अलावा जो हमारे आंसर राइटिंग ग्रुप्स हैं, कुछ चाहे वो 90 डेज़ का प्रोग्राम हो, चाहे वो हमारी टेस्ट सीरीज़ हो, इसके माध्यम से आपको पॉइंट टू पॉइंट फीडबैक मिलेगा वॉइस मैसेज के माध्यम से। पर्सनल गाइडेंस दिया जाएगा, आपकी जो भी क्वेरी होगी उनको सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। और हमारा पूरा फ़ोकस आपकी आंसर राइटिंग इम्प्रूवमेंट पे है। अगर आपकी आंसर राइटिंग इम्प्रूवमेंट हो गई, तो आपकी सफलता सुनिश्चित होने में कोई नहीं रोक सकता। तो हमारा पूरा फ़ोकस भी इसी पे है। इसके लिए हम लोग लगातार आपको फीडबैक देंगे, लगातार जो भी कमी है आपको वो बताई जाएँगी और आपको इम्प्रूवमेंट करने का प्रयास किया जाएगा। और इसमें हमारे 90 डेज़ का प्रोग्राम है। एक विदाउट मॉडल आंसर वाला है, एक मॉडल आंसर के साथ है। जीएस 1 से लेकर जीएस 6 तक उसमें कवर किया जाएगा और इसमें 3 क्वेश्चन आपको डेली कराए जाएँगे, ठीक है? इसके अलावा निबंध लेखन जो 150 नंबर का आता है और पीसीएस में अंक अर्जित करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है। इसकी तैयारी भी हमारे द्वारा कराई जाएगी। इसमें 36 टॉपिक और निबंध कराए जाएँगे। पर्सनल फीडबैक, मॉडल आंसर्स, गाइडेंस आपको सब कुछ मिलेगा और रियल एग्ज़ाम जैसी बिल्कुल चेकिंग की जाएगी। इसके लास्ट में हमारा जो टेस्ट सीरीज़ है, जो सबसे वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज़ में से हमारी स्टडी बस की टेस्ट सीरीज़ है। दोनों भाषा में अच्छा काम चल रही है। इसमें मॉडल आंसर आपको मिलेंगे, कंप्लीट आंसर राइटिंग होगा, पर्सनल गाइडेंस, रियल एग्ज़ाम की चेकिंग की जाएगी। इसमें हमारा सेक्शनल टेस्ट भी है, फुल लेंथ टेस्ट भी है। ये जीएस 1 और जीएस 1 से लेकर जीएस 6 तक उसमें कवर किया जा रहा है और ये दोनों भाषाओं में है, ठीक है? और इसमें हमारा यूपी स्पेशल की टेस्ट सीरीज़ भी चलाई जा रही है। आप लोग सिर्फ यूपी स्पेशल लेना चाहें, तो हमसे यहाँ पे भी जुड़ सकते हैं, ठीक है? तो ये हो गया हमारा छोटी-सी इन्फॉर्मेशन। अपनी अंतिम सफलता के लिए और टॉपर्स की लिस्ट में आने के लिए आप ईश्वरी पास सर्च के पैड ग्रुप से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। चाहे आप टेस्ट जो भी आपकी ज़रूरत हो, चाहे वो आप टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हो या जीएस 1 से लेकर जीएस 6 तक कंप्लीट सिलेबस लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल हमसे जुड़ना ना भूलें। हमारा पूरा टारगेट आपकी आंसर राइटिंग को इम्प्रूवमेंट करना है। अगर आपकी एक बार आंसर राइटिंग इम्प्रूवमेंट हो गई, तो आपका सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है? अधिक जानकारी के लिए आप ये जो नंबर आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर, गूगल का व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ पर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा ये नंबर जो आपको ऊपर दिख रहे हैं, इन पे आप कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है? अब हम बढ़ते हैं आगे, सवाल नंबर 3 देखते हैं। तो सवाल नंबर 3 हमारा पेपर थर्ड से है। तो इसमें पूछा गया है हमारा, जो आज में वर्तमान समस्या में बहुत ज़्यादा एक चिंता की जिसलिए बन रही है, दिल्ली प्रदूषण, उसी से जुड़ा हुआ सवाल हमारा। ठूठ जलाना या पराली जलाने से क्या अभिप्राय है? इसे कम करने के लिए सरकार की ओर से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? प्रकाश डालिए। ठीक है? तो इसको हमको बताना पड़ेगा। तो हम बता सकते हैं कि ठूठ जलाना या पराली जलाना में होता क्या है? ठीक है? इसके अंतर्गत हम बता सकते हैं कि गेहूँ या चावल की यांत्रिक कटाई के बाद कृषि अवशेषों को जानबूझकर जलाना जलाना शामिल है। जैसे मान लेते हैं ये हमारा एक गेहूँ का पौधा है, धान का पौधा है, ठीक है? जो हमने मशीन है उसके माध्यम से हम उसकी कटाई की, तो ऊपर-ऊपर का जो ऊपर-ऊपर का जिसमें धान वगैरह लगा था वो काट दिया गया। नीचे का जो हिस्सा था ये बच गया। जब खेतों में ये बचा हुआ हिस्सा था इसको हमने जलाया, ठीक है? तो यही हम लोग कहते हैं पराली जलाना। इसी से दिल्ली तथा अन्य के आस-पास के क्षेत्रों में प्रदूषण होता है। ठूठ क्या होता है? ठूठ होता है जब किसी मशीन का उपयोग करके किसी फसल को काटा जाता है, तो खेत में भारी मात्रा में अवशिष्ट पदार्थ बच जाता है, ठीक है? तो ये हमारा ठूठ के रूप में आता है, इनको हम ठूठ कहते हैं। ये बचे हुए भाग ठूठ है, इनको हम जला देते हैं, इसको हम लोग पराली जलाना कहते हैं। उपरोक्त दहन मिट्टी की उत्पादकता को कम करने, दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण का कारण बनता है, ठीक है? तो ये हो गया हमारा इसके संबंध में भूमिका, ठीक है? आप लोग एक मैप बना सकते हैं, जैसे भारत का मैप हो, ठीक है? इस तरह आप लोग मैप बनाएँ और मैप में दर्शा सकते हैं कि हमारे आस-पास का क्षेत्र है, चाहे दिल्ली हुआ, चाहे उत्तर प्रदेश हुआ, हरियाणा हुआ, इनसे धीरे-धीरे पराली जलाई जाती है, तो आस-पास के क्षेत्र में वायु प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है, ठीक है? इस तरह आप लोग यहाँ पे इस मैप को बना सकते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि कौन-कौन से पराली जलाने को सीमित करने के लिए कौन से प्रावधान किए गए हैं। तो इसमें पहला लीगल प्रोविजंस क्या है हमारे? धान की पराली जलाने पर प्रतिबंध लगाने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता सीपीसी की धारा 144 काम करती है, ठीक है? पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा? वायु रोकथाम
वायु रोकथाम और प्रदूषण अधिनियम 1981, वायु रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 इसी दिशा में कार्यरत है, जो वायु को प्रदूषण को रोकथाम करने का प्रयास करता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या हमारा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। इसके माध्यम से संपूर्ण पर्यावरण को संरक्षित करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, और जो भी प्रदूषण फैलाते हैं उनके संबंध में रोकथाम का यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं। अगला पॉइंट हो गया एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अगला पॉइंट क्या हमारा, राष्ट्रीय न्यायाधिकरण अधिनियम 1995 यानी एनटीए। इसके माध्यम से जो पर्यावरण संबंधी केस होते हैं उनको सॉल्व करने का प्रयास किया गया है इसके माध्यम से। ठीक है, तो ये हमारा अगला पॉइंट हो गया। और सरकार की कौन-कौन सी स्टेप्स हैं जो पराली जलाने के लिए रोकथाम के लिए अपनाई गई हैं। जिसमें पहला पॉइंट हमारा हो जाएगा, कौन-सा हो जाएगा पहला पॉइंट, पंजाब सरकार द्वारा ट्रैक्टर पर हैप्पी सीडर। हैप्पी सीडर क्या होता है, जो मशीन होती है जो चावल काटती है, जो चावल मतलब धान काटती है, यहाँ पे आप लोग धान लिख सकते हैं। ठीक है, धान काटती है और साथ-साथ गेहूँ की बुवाई को करती है, को प्रोत्साहन देना। ठीक है, इस तरह की जो मशीनें होती हैं, वो जो हमारा ठूँठ बचता था वो बहुत कम बचता है या बिल्कुल नहीं बचता है। तो इस तरह की मशीनों को बढ़ावा दिया जा रहा है हैप्पी सीडर के माध्यम से। इसके अलावा क्या हो जा रहा है, इसके अलावा केंद्र सरकार अनुदानित दरों पर यानी कम दरों पर पराली के प्रबंधन के लिए मशीनें प्रदान कर रही है। ठीक है, तो ये हमारा अगला पॉइंट हो गया। इसके अलावा अगला पॉइंट क्या है हमारा, अगला पॉइंट हमारा हो जाएगा, अगला पॉइंट हमारा पुआर बेलर। ठीक है, जो पुआर बेलर होता है हमारा, इसके माध्यम से फसल के अवशेष हैं उनको कम करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा अवशेषों को बायोचार, बायोचार मतलब एक तरह का कोयला ही होता है। ठीक है, उसमें बदलने के लिए बायोचार के रूप में इसको परिवर्तित किया जा रहा है। जैसे हम लोग मानते हैं कि ये अवशेष है, इनको धीरे-धीरे एक प्रक्रिया के माध्यम से इकट्ठा किया गया और इनको गरम किया गया है, बायोचार बनाया गया है। ठीक है, तो उसे उर्वरक के रूप में उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो ये जैसे हम लोग होते हैं ना हमारी जो बायोगैस होती है, जिस तरह बायोगैस बनाई जाती है, धीरे-धीरे वही प्रक्रिया लगभग बायोचार में भी अपनाई जाती है। ठीक है, तो ये हमारा अवशेष को बायोचार में बदलना, जिससे उर्वरक के रूप में इसका उपयोग किया जा सके। इसके अलावा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के माध्यम से एक ऐसी मशीन को बनाया गया है, ऐसे पूसा डिकम्पोज़र को बनाया गया है, जिसके माध्यम से जो भी अपशिष्ट है उसको डिकम्पोज़ करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, अगला क्या है हमारा, पूसा बासमती 1509, पूसा बासमती 1509 और पीआर 126 यानी छोटी अवधि के किसानों की जो धान की किस्म है, धान की जो वैरायटी है उनको आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अगला पॉइंट। और लास्ट में क्या है, अन्य उपाय हम बता सकते हैं वे फॉरवर्ड के रूप में, जो सरकार के द्वारा ये सारे स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। लास्ट में आप लोग बता सकते हैं वे फॉरवर्ड यानी आगे की राह। इसलिए आप लोग क्या बता सकते हैं कि वैकल्पिक फसलें यानी अल्टरनेटिव क्रॉप्स, इनको बढ़ावा देना चाहिए। इसके अलावा जो मशीन है हमारी रेंट पे मिलने वाली मशीन है, उनकी जो उपलब्धता है उसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये हो गया। अगला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, अगला पॉइंट हो जाएगा हमारा अफोर्डेबिलिटी। जो भी मशीनें हैं, चाहे वो जो हमारा पूसा डिकम्पोजर हो, चाहे वो ये पुआर लोअर बेलन हो, इसके अलावा जो हैप्पी सीडर हो, इन सभी की जो क्या कहते हैं रेट है उनको हमको कम करने की आवश्यकता है, जिससे वो अफोर्डेबल बन सके। ठीक है, इन सामर्थ्य जो होती है लोगों की, वो सामर्थ्य के अनुरूप इस सारे रेटों को होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा सेटिंग अप द एग्रीकल्चर बेस्ड कलेक्शन सेंटर, हमको ऐसे सेंटर बनाने की आवश्यकता है जहाँ पे इस तरह के जो अपशिष्ट है वो वहाँ पर लोग किसान जाएँ, उनको अपशिष्ट बेच पाएँ और इसके माध्यम से वो लोग अपने क्या कहते हैं, एक तो अपशिष्ट में कमी आएगी, किसानों को इससे लाभ होगा, उनको पैसे दिए जाए और धीरे-धीरे इसके पर्यावरण प्रदूषण में भी कमी आएगी। ठीक है, तो ये हमारा सवाल नंबर 3 हो गया। इस तरह आप लोग सवाल नंबर 3 लिख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 4 देखते हैं। सवाल नंबर 4 हमारा एथिक्स पेपर से है और इसमें पूछा गया है, ये पूछा गया है कि क्या लगता है आपको, क्या लगता है कि महात्मा गांधी की जो राम राज्य की अवधारणा है, आज के समय में अवास्तविक है? विश्लेषण करें। ठीक है, तो हमको एनालाइज़ करने के लिए पूछा गया है। तो जो राम राज्य की अवधारणा पूछी गई थी, राम राज्य की अवधारणा क्या है बच्चों हमारी? जो कॉन्सेप्ट है हमारा राम राज्य, इसमें क्या होता है कि सभी सुखी होंगे, कोई दुखी नहीं होगा, अपराध नहीं होंगे, न्याय को बढ़ावा मिलेगा। तो जो भी हमारे अच्छे-अच्छे वैल्यूज़ हैं, उन सभी को राम राज्य में साकार करने की बात की गई है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया राम राज्य। राम राज्य क्या है हमारा? एक आइडियल सोसाइटी की कल्पना की गई है। ठीक है? तो हम बता सकते हैं कि राम राज्य क्या है हमारा? राम राज्य एक आदर्श समाज है। जहाँ ईश्वर का राज्य यानी किंगडम ऑफ ईश्वर, इसमें सत्य और धार्मिकता का देवता। ईश्वर का राज्य क्या है? सत्य और धार्मिकता का देवता है। सो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं कि राम राज्य की कल्पना एक आदर्श समाज की स्थापना है, जिसके माध्यम से सत्य और धार्मिकता को समाज में बढ़ावा देने का प्रयास किया जाता है। ठीक है? इस तरह आप लोग इसको भूमिका लिख सकते हैं। तो ये हमारी भूमिका हो जाएगी। ठीक है? अब हम बताते हैं इसकी विशेषताएँ यानी फीचर्स क्या हो सकते हैं इसके, की फीचर्स हम बता सकते हैं कि पहला राज्य हमारा है, इसमें सभी को जो राम राज्य है इसमें क्या हो सकता है, इसमें किसके माध्यम से क्या होगा, सभी को समान अधिकार दिए जाएँगे। चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो वंचित हो, चाहे वो मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे बच्चे हों, चाहे ओल्ड हो, सभी को यहाँ पर इक्वल राइट्स को प्रदान किया जाएगा। ठीक है? तो ये हमारा हो गया राम राज्य में पहला। दूसरा क्या है हमारा, इसमें कोई युद्ध या हिंसा नहीं होगी। जैसे हम आज हम लोग चाहे वो
रसिया यूक्रेन बाढ़ देख रहे हो, चाहे अन्य बाढ़ देख रहे हो, चाहे हिंसा देख रहे हो कई जगह पे, वो सारे इस राज्य में नहीं दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा राम राज्य में कोई हिंसा और युद्ध का कोई स्थान नहीं होगा। इसके अलावा जो हमारे मोरल अथॉरिटी है, उनको 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 जो हमारी मोरल अथॉरिटी होगी, मतलब जो नैतिकता को हमें बढ़ावा देगी, अथॉरिटी ऐसी ऐसी संस्था जैसे आज हम लोग सरकार बोलते हैं, उसी तरह की एक ऐसी सरकार होगी जो संप्रभुता पर आधारित होगी और नैतिक अधिकारों को बढ़ावा देगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ऐसी कोई कोई भी गवर्नमेंट होगी जो केवल मोरल अथॉरिटी के आधार पर स्थापित होगी, ठीक है, और संप्रभुता पर आधारित होगी और नैतिक अधिकार जो भी हमारे लीगल मतलब मोरल राइट्स होते हैं उनको बढ़ावा देने का प्रयास करेगी। एक ऐसी सरकार होगी जो सभी के लिए काम करेगी, सभी के अधिकार की रक्षा करेगी, जिसमें युद्ध हिंसा को बढ़ावा देने की कोई प्रवृत्ति नहीं होगी। इस तरह की एक सरकार की स्थापना होगी। इसके अलावा जो हमारा पर्यावरण पर्यावरण प्रकृति मतलब पर्यावरण, पर्यावरण के साथ क्या होगा, सामंजस्य होगा। आज हम लोग लगातार पर्यावरण को काट रहे हैं, मतलब पेड़ों को काट रहे हैं, पर्यावरण को क्षति पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह की सरकार जब हमारे यहाँ राज्य होगा तो प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाया जाएगा और पर्यावरण को अधिक क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया राम राज्य की चौथी विशेषता। पांचवी विशेषता क्या होगा, यहाँ सभी के लिए क्या होगा, रिस्पेक्ट होगी, सभी के सम्मान होगा, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे वंचित हो, चाहे जनजाति का हो, कोई भी हो, सभी के लिए यहाँ पर क्या होगा, सम्मान होगा, ठीक है, रिस्पेक्ट फॉर ऑल। अगला क्या हमारा, यहाँ पे जो लोग होंगे उनको लालच नहीं होगा कि एक दूसरे की संपत्ति को हड़प लें, चोरी कर लें, चकारी कर लें, ठीक है। इस तरह की घटनाएं राम राज्य में दिखाई नहीं पड़ेंगी, ठीक है। तो ये हमारी आदर्श समाज की बात करता है राम राज्य। तो हम देखते हैं गांधी जी के कौन से विचार हैं जो राम राज्य को बढ़ावा देने की बात करते हैं, जिसमें गांधी जी के विचार आ जाएंगे हमारे स्वदेशी। गांधी जी के द्वारा स्वदेशी को बढ़ावा देने की बात की गई, जिसमें क्या आ जाएगा हमारा स्वदेशी को बढ़ावा देने, इसमें हमारे वोकल फॉर लोकल, मेड इन इंडिया, इसी तरह के विचार हैं जो गांधी जी के विचारों को बढ़ावा दे रहे हैं वर्तमान में हम देखते हैं राम राज्य कैसे लागू हो सकता है। जो गांधी जी ने स्वदेशी की बात की, उसके लिए आज सरकार के द्वारा मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल के माध्यम से स्वदेशीकरण को बढ़ावा दे रहा है। गांधी जी का अगला विचार था स्वच्छता, जिससे राम राज्य की स्थापना हो सके। तो स्वच्छता को बढ़ावा देने के बाद सरकार द्वारा स्वच्छ भारत अभियान को चलाया जा रहा है। इसके अलावा गांधी जी का विचार था वे ट्रस्टीशिप, ट्रस्टीशिप का माध्यम था। इसके माध्यम से जो अमीर होंगे वो केवल ट्रस्टी होंगे और इसके माध्यम से जो वंचित वर्ग है हमारे, उनके कल्याण की बात की जाएगी। हाँ, तो इस तरह का विचार वर्तमान में क्या है, प्रगतिशील कर। तो प्रोग्रेसिव टैक्सेस के माध्यम से अमीरों से ज़्यादा टैक्स वसूल हो जा रहा है, 30%, 35%, और उस टैक्स का यूज़ वंचितों के कल्याण के लिए किया जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ट्रस्टीशिप का सिद्धांत जो वर्तमान में लागू है। इसके अलावा सत्याग्रह, सत्याग्रह इसके माध्यम से दूसरों को चोट पहुंचाए बिना अपने अधिकारों के लिए लड़ना, ठीक है। तो इससे हमारा जो अन्ना हजारे आंदोलन था, तो उसके माध्यम से भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रयास किया गया, लेकिन इसमें किसी को चोट पहुंचाने का प्रयास नहीं किया गया। तो दूसरों को चोट पहुंचाए बिना अपने अधिकारों को लड़ने का प्रयास किया गया, ये सत्याग्रह का रूप दिखाई पड़ता है। एवं सर्वोदय, सर्वोदय का मतलब था सभी का उत्थान करना। वर्तमान में सरकार के द्वारा सभी के उत्थान के लिए विभिन्न योजना चलाई जा रही है, जिसमें आरक्षण नीति हो, मनरेगा हो, ठीक है, पीडीएस सिस्टम हो, जिसके माध्यम से खाद्य को गरीब लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है। ये सारी जो स्टेप्स हैं हमारे, वो सर्वोदय के विचार को दर्शाते हैं, ठीक है। अपलिफ्टमेंट ऑफ द ऑल, सभी के उत्थान को बढ़ावा देना। इसके अलावा धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता के संबंध में अनुच्छेद 25 से 28 तक, 25 से 28 तक सभी के लिए धर्मनिरपेक्षता की बात की गई है। सभी लोग अपने धर्म को पालने के लिए, धर्म को पालन करने के लिए स्वतंत्र है, राज्य का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा धर्मनिरपेक्षता से संबंधित विचार। अगला पॉइंट क्या है हमारा, सत्य और अहिंसा, सत्य और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया नॉन वायलेंस और सत्य को बढ़ावा देने के लिए, इसके माध्यम से लगातार गांधीवादी विचारों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। तो ये विचार थे हमारे जो वर्तमान में क्या कहते हैं, गांधी जी के अनुरूप राम राज्य की संकल्पना को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। हम पे कुछ चुनौतियां भी आप लोग बता सकते हैं, चुनौती भी बता सकते हैं। पितृसत्ता हो गई, अपराध हुए, ठीक है, गरीबी अमीरी की असमानता हुई, ये सारे स्टेप्स भी हैं, कुछ चुनौतियां भी हैं। और लास्ट में आप लोग यहाँ पर निष्कर्ष में बता सकते हैं, निष्कर्ष में आप लोग डाल सकते हैं कि सरकार के द्वारा लगातार जो हमारा सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र है, जो डीपीएसपी का, जिसमें कल्याणकारी राज्य की बात की गई, डीपीएसपी के अनुरूप सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देने का सरकार लगातार प्रयास कर रही है, ताकि राम राज्य की स्थापना कल्पना को साकार किया जा सके, उसके उसके आसपास पहुंचा जा सके। तो इस तरह आप लोग लिख सकते हैं निष्कर्ष में, ठीक है। तो ये हमारा चौथा सवाल हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 5 देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए छोटी-सी इन्फॉर्मेशन है, जो भी यूपी पीसीएस में 2025 दिख रहा है और अंतिम सफलता सुनिश्चित करना चाहता है, तो स्टडी फॉर सिविल सर्टिफाइड ग्रुप से जुड़ सकता है, जो कि हिंदी, इंग्लिश दोनों भाषा में चलाया जा रहा है। इसके माध्यम से आप लोग जीएस 1 से लेकर जीएस 6 तक का सिलेबस जो आपका है, पूरा ऑफिशियल सिलेबस के अनुसार कवर किया जाएगा, जो कि हिंदी, इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। बिल्कुल अपडेटेड मटेरियल होगा, करंट अफेयर इसमें मिलेगा, जीएस करंट अफेयर के साथ अपडेट किया गया होगा। यूपी स्पेशल में यूपी इवेंट, इकोनॉमिक सर्वे, करंट अफेयर सब कुछ आपको कवर किया जाएगा और ये दोनों भाषा में उपलब्ध है। इसके अलावा जनरल हिंदी जो आपकी 150 नंबर की आती है, उसकी पूरी तैयारी भी हमारे द्वारा कराई जा रही है। इसमें आपको कंप्लीट मटेरियल दिया जाएगा, 10 टेस्ट कराए जाएंगे, जिससे आपकी जो तैयारी है वो चेक की जा सके। इसमें आपको आंसर राइटिंग फुल चेकिंग फीडबैक भी दिया जाएगा और हमारे द्वारा जो आंसर राइटिंग ग्रुप चलाए जा रहे हैं, जब चाहे वो हमारी टेस्ट सीरीज हो, चाहे वो 90 डेज का प्रोग्राम हो, सभी का पूरा टारगेट आपकी आंसर राइटिंग फीडबैक के माध्यम से इंप्रूवमेंट करना है। पूरा फोकस आपके आंसर राइटिंग इंप्रूवमेंट पे है। इसके लिए आपको पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगा,
ठीक है? पॉइंट टू पॉइंट आपको फीडबैक मिलेगा वॉइस मैसेज के माध्यम से, जो भी आपकी कमियाँ हैं, उन सभी को बताया जाएगा, ठीक है? इसके लिए हमारी 90 डेज़ का प्रोग्राम है, तो विदाउट मॉडल आंसर वाला है। इसमें जीएस 1 से लेकर जीएस 6 तक का कवर किया जा रहा है, ये वाला मॉडल आंसर के साथ है। डेली आपको 3 क्वेश्चन्स कराए जाएँगे, जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट आएँगे। इसके अलावा निबंध लेखन की तैयारी भी हमारे द्वारा कराई जा रही है, जो 150 नंबर की तैयारी है। कंप्लीट तैयारी आपको कराई जाएगी 36 टेस्ट के माध्यम से। गाइडेंस, फीडबैक, मॉडल आंसर आपको पहले ही बताया, ये सब कुछ आपको मिलेगा। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में उपलब्ध है। और जो हमारी टेस्ट सीरीज़ है, इसके माध्यम से भी आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, अपनी स्पीड को चेक कर सकते हैं, कितना इंप्रूवमेंट है इसको आप तब चेक कर सकते हैं। ये दोनों भाषाओं में मॉडल आंसर आपको मिलेगा, फीडबैक मिलेगा, पर्सनल गाइडेंस मिलेगी। बिल्कुल रियल एग्जाम जैसे पॉइंट टू पॉइंट आपकी चेकिंग की जाएगी, आपके मार्क भी बता देंगे आपको इस क्वेश्चन में कितने नंबर आ रहे हैं। इसमें जीएस से लेकर जीएस 6 तक को कवर किया जा रहा है। सेक्शनल टेस्ट भी शामिल है, फुल रेंज टेस्ट भी शामिल है, और केवल यूपी स्पेशल में 5वां छठा पेपर जो आपका टेस्ट सीरीज़ का होता है, 5वां छठा नहीं, यूपी स्पेशल भी यहाँ पर शामिल है, ठीक है? तो इस तरह आप लोग यहाँ पर टेस्ट सीरीज़ से जुड़ सकते हैं, जो कि दोनों भाषाओं में। अधिक जानकारी के लिए आप ज्ञानतर का जो व्हाट्सएप नंबर है, ये वाला, इससे जुड़ सकते हैं। यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा ये नंबर आपको दिख रहे हैं, इन पे भी आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? तो ये हो गया हमारी छोटी सी इन्फॉर्मेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप टॉपर्स की तरह जो सिर्फ पिछले फर्स्ट सर्विस को फॉलो करके, कई सारे टॉपर्स हैं जो हमारे से पिछले फर्स्ट सर्विस के उसको फॉलो करके टॉपर्स की लिस्ट में शामिल हुए और तो सफलता सुनिश्चित की है, आप भी यही चाहते हैं, तो आप भी हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है? तो ये था हमारा छोटी सी इन्फॉर्मेशन। हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 5 हमारा है। सवाल नंबर 5 हमारे पेपर 5 से पूछा गया है। तो इसमें क्या कहा है? उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थानों की संरचना की व्याख्या करिए। साथ ही पंचायती राज संस्थानों के वित्तीय संस्थानों की पूर्ति के लिए उपाय पर सुझाव दें, ठीक है? तो ये पेपर 5 से यानी यूपी स्पेशल से पूछा गया सवाल है, हमारा सवाल है। जिसमें आप लोग बता सकते हैं संरचना। तो संरचना हमारी क्या हो जाएगी? 1961 में पंचायती को त्रिस्तरीय लेवल पर बनाया गया। कौन-कौन सा हमारा? तो 3 लेवल आप लोग मैप में बना सकते हैं। पहला डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, दूसरा हमारा ब्लॉक हो जाएगा, तीसरा विलेज या ग्राम हो जाएगा, ठीक है? ये 3 लेवल आपको दर्शाने हैं। ठीक है, मैप भी आप लोग बना सकते हैं। परबंतरा मेधा समिति के आधार पर ग्राम पंचायत, क्षेत्र क्षेत्र समिति और जिला परिषद यानी 3 स्तर की स्थापना की गई। यूपी ने 73वें संविधान संशोधन के अनुरूप एक नया पंचायती राज कानून नहीं बनाया, लेकिन संविधान के अनुरूप लाने के लिए 2 अधिनियम में संशोधन किया। ठीक है? संशोधित अधिनियम 24 अप्रैल 1994 को लागू कर दिया गया। ठीक है? इसी के आधार पर वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था को उत्तर प्रदेश में संचालित किया जा रहा है। ठीक है? चुनाव संशोधन के आधार पर राज्य वित्त आयोग और राज्य चुनाव आयोग की स्थापना की। फंड देने के लिए राज्य वित्त आयोग और चुनाव आयोग के स्थापना लगातार पंचायतों को चुनाव करने के लिए की गई, ठीक है? तो ये हो गई हमारी संरचना। अब हम देखते हैं, उत्तर प्रदेश में 3 लेवल है, इनको आप लोग एक डायग्राम के माध्यम से दर्शा सकते हैं, ठीक है? इस तरह का आप ट्रायंगल बनाएँगे और तीनों लेवल को दर्शाएँ। जिला स्तर पर जिला पंचायत, इंटरमीडिएट पर क्षेत्र मतलब मध्यम मध्यम स्तर पर क्षेत्र पंचायत, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ठीक है? ये 3 लेवल होगा जहाँ पर पंचायतें स्थापित की गई हैं उत्तर प्रदेश में। अगला पॉइंट क्या हमारा? 6 समिति बनाई गई है इसके संबंध में। कौन-कौन सी समितियाँ हमारी? योजना एवं विकास समिति, शिक्षा समिति, प्रशासनिक समिति, निर्माण कार्य समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति और जल प्रबंधन समिति। तो इस तरह की कमेटियाँ हमारी अलग-अलग काम करने के लिए उत्तर प्रदेश में गठित की गई हैं। ठीक है? तो अब हम बता सकते हैं कौन-कौन से उपाय हैं जो पंचायती राज संस्थाओं की वित्त है उसकी पूर्ति के लिए आगे बढ़ा सकते हैं। तो उनको जो फंड है उसको बढ़ावा देने के लिए उपाय क्या फंड को बढ़ावा देने के लिए कौन-कौन से उपाय इसमें अपना सकते हैं। तो पहला हमारा हो जाएगा कॉमन प्रॉपर्टी एरियाज़। कॉमन प्रॉपर्टी एरियाज़ के माध्यम से जो पंचायती राज संस्थान है, पीआरआई है, उनके फंड को हम लोग बढ़ा सकते हैं। सेकंड पॉइंट क्या हमारा? एक डेवलपमेंट फंड का गठित किया जाए। सरकार के द्वारा डेवलपमेंट फंड का गठन किया जाए जिसके माध्यम से पंचायत जो संस्थान है उनको फंड दिया जाए। ठीक है? तो सेकंड पॉइंट हमारा ये हो गया। फिर विकास निधि का निर्माण करना। एवं जो लोकल संपत्ति है, यानी लोकल टैक्स जो हमारी प्रॉपर्टी होती है, उन पर लोकल टैक्स यानी स्थानीय कर को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। जो स्थानीय पर मेले लगते हैं, चाहे स्थानीय स्तर पर मेले लगे या त्योहार हो या जो संपत्ति है हमारी घर हुआ और जो मैदान हुए, उन सभी पर कर लगाने की पावर पंचायती राज संस्थाओं को देने की आवश्यकता है। ठीक है? ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट हमारा क्या है? वित्त आयोग की भूमिका को बढ़ावा देना चाहिए। तो वित्त आयोग की भूमिका को बढ़ावा देने के साथ-साथ जो वित्त आयोग के आधार पर फंड दिया जाता है हमारी पंचायती राज संस्थाओं को, उस फंड को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। ठीक है? तो रोल ऑफ स्टेट फंड कमीशन को वहाँ पे आगे आने की आवश्यकता है। लास्ट क्या हमारा? जो काम है, चाहे जो 3 पंचायत हमारी हैं, तो जो तीनों पंचायतों में काम अलग-अलग होने चाहिए, ना कि तीनों पंचायतों में काम दोहराव हो। तो जो अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, ठीक है? तो इनका जो डुप्लीकेशन होता है कार्य का, उसको दोहराव करने से हमको बचना पड़ेगा, ठीक है? 5वां पॉइंट हो गया। इसके अलावा जो पंचायतों का उधार का हिस्सा है, जो बोरिंग लिमिट है पंचायतों की, वो कहाँ से उधार ले सकते हैं, उस हिस्से को भी हमको बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके माध्यम से अलग से वो फंड ले सकें और जो उनके कार्य हैं वित्त के संबंध में, जब उनके पास फंड ज़्यादा होगा तो वो अधिक कार्य कर पाएँगे, ठीक है? तो अधिक काम कर सके इसके लिए फंड लिमिट है, उसको भी यहाँ पर हमको सुधारने की आवश्यकता है। इस तरह आप लोग बता सकते हैं कि फंड को बढ़ावा देने के लिए पंचायती संस्थाओं के संबंध में कौन-कौन से उपाय अपना सकते हैं, ठीक है? तो ये हमारा सवाल नंबर 5 हो गया। लास्ट में आपको निष्कर्ष लिख देना है। निष्कर्ष क्या लिख देना कि पंचायती राज संस्थाएँ उत्तर प्रदेश में आधारभूत स्तर या आधारभूत लोकतंत्र को बढ़ावा दे रही हैं। हालाँकि उनकी फंडीय चुनौतियाँ फंड वित्त संबंधी चुनौतियाँ बनी हुई हैं। इनको सुधार करने के लिए हमको उपरोक्त उपाय को अपनाकर उनको सशक्त बनाने की आवश्यकता है।
ठीक है? तो इस तरह आप लोग कोई भी निष्कर्ष लिख सकते हैं, जो वित्त के संबंध में हो जाएगा, ठीक? तो सवाल नंबर 6 हमारा है, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में उत्तर प्रदेश राज्य के सामने आने वाले प्रमुख मुद्दों और चुनौतियों की पहचान करें और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने वाले उपायों का भी सुझाव दें, ठीक है? तो जो हमारा एसडीजी होता है उसके संबंध में कौन-कौन से जो चुनौतियाँ और मुद्दे हैं, जो उनको प्राप्त करने में बाधा बनी हुई उनको बताना है, और उनको दूर करने के लिए हमको उपाय भी बताने हैं, ठीक है? तो पेपर 6 से है, ये हमारा लास्ट सवाल है, ठीक है? तो हम देखते हैं एसडीजी होता क्या है? तो हम इसी संबंध में एक भूमिका लिख सकते हैं। तो भूमिका में हम लोग क्या बता सकते हैं कि उत्तर प्रदेश ने नीति आयोग के द्वारा सतत विकास इंडिया एसडीजी इंडिया इंडेक्स 23-24 में अपनी ओवरऑल रैंकिंग में सुधार करते हुए 11वें स्थान पर रहा। इस तरह आप लोग बता सकते हैं उत्तर प्रदेश का एसडीजी इंडिया के रैंकिंग में क्या उनका स्थान रहा है, ठीक है? अब हम बताते हैं कौन-कौन से प्रदर्शन रहा एसडीजी में, एक देखते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश का जो प्रदर्शन है, वो सस्ती और सतत ऊर्जा एसडीजी 7 में कितना 100 स्कोर है। स्वच्छ ऊर्जा जल एसडीजी 6 में कितना है 92 है। उत्तरदायी खपत और उत्पादन में 85 है। शहर और समुदाय में 82 है। न्याय, शांति और मजबूत संस्थान में 77 है। स्थल पर जीवन में 70 है। असमर्थताओं की कमी पे 66 है। इसके अलावा अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण में 61 है। सभ्य काल और आर्थिक वृद्धि में 60 है। गरीबी समाप्ति में 57 है। गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन में 54, उद्योग नवाचार और अवसंरचना में 53, जलवायु कार्रवाई में 52 और शून्य भुखमरी में 50 और लैंगिक असमानता में 42। इस तरह आप लोग देख सकते हैं, ये वाले जो हमारे लास्ट में कुछ लिखे गए 3-4, इनमें उत्तर प्रदेश की स्थिति है वो लगातार खराब बनी हुई है। चाहे वो लैंगिक समानता हो, चाहे वो गरीबी हो, भुखमरी हो, गरीबी हो, इनमें कुछ स्थिति कमज़ोर बनी है। इसी के संबंध में हमको बताना पड़ेगा कि इनमें कौन-सी चुनौतियाँ हैं, तो हम लोग इस तरह की जो जो पॉइंट वाली हमारी चुनौतियाँ बनी हुई, इनको हम लोग खत्म नहीं कर पा रहे, ठीक है? हम बता सकते हैं, तो कुछ अन्य बातें भी हैं। तो जो कुल स्कोर था वो टोटल स्कोर था 67, ठीक है? 28 राज्यों में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग 11 रैंक थी, ठीक है? फ्रंट रनर स कैटेगरी को पहली बार शामिल किया गया। 2018 से सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला राज्य है, जिसका स्कोर 25 पॉइंट बढ़ा है, ठीक है? तो सबसे ज़्यादा जिसने वृद्धि की, जिसने सुधार किया है, वो कौन है? उत्तर प्रदेश है हमारा, ठीक है? तो ये हो गया हमारी खास बातें। अब हम देखते हैं कुछ चुनौतियाँ बनी हुई हैं, जो हमारे जो एसडीजी हैं लास्ट वाले आपको बताए थे, उनमें चुनौतियाँ बनी हुई हैं। इसमें कौन-कौन सी चुनौतियाँ हैं? पहला बजटीय आवंटन। तो जो बजट है हमारा उत्तर प्रदेश का, वो एक सीमित बजट है, लिमिटेड है। ठीक है? तो जितना पैसा खर्च करना है, जितनी हमको आवश्यकता है उतना हम लोग खर्च नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? तो ये हमारा बजटीय आवंटन हो गया। सेकंड पॉइंट क्या हमारा, जो ओवरलैपिंग गैप्स हैं, जो हमारे गोल्स हैं उनमें अतिव्यापी यहाँ पे दिखाई पड़ता है, यानी ओवरलैपिंग दिखाई पड़ती है। कई सारे गोल्स हैं वो लगातार एक-दूसरे से मिले हुए हैं, ठीक है? तो हमको एक जो क्लैरिटी मिलनी चाहिए वो क्लैरिटी नहीं मिल पाती है, ठीक है? तो ये हमारा ओवरलैपिंग ऑफ गोल्स हो गया। सेकंड हमारा क्या है, जो हमारी एजेंसियाँ हैं, एक्सटर्नल एजेंसियाँ हैं, जिनके द्वारा ये इन जो हमारे प्रोग्राम्स हैं, गरीबी हुआ, चाहे भुखमरी हुआ, शोषण हुआ, इनको जो पूरा कम करने का, इनको कम करने की जो एजेंसियाँ हैं, वो इसको जो गंभीरता है, यानी जो सीरियसनेस है, वहाँ पर कम दिखाई पड़ रही है। और जितने सीरियस रूप से उनको, चाहे वो गरीबी कम करना हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करानी हो, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना हो, ये सारे स्टेप्स हैं, उनको क्या कहते हैं, एजेंसियों के द्वारा सीरियस रूप से नहीं लिया जा रहा है, ठीक है? इसके अलावा जिला स्तर पर फंड की कमी है, ये तो मैंने आपको बताया था। तो बैड में फंड हमें जो बजटीय फंड है वो कम होगा, तो जिला स्तर पर भी फंड यहाँ पर कम दिखाई पड़ेगा, ठीक है? तो चौथा पॉइंट हो गया हमारा। ज़मीनी स्तर पर क्या है हमारा, जो ग्रासरूट स्तर, जो पंचायती राज स्तर है, वहाँ पर क्या है, जो पंचायतें हैं वहाँ पर भी भ्रष्टाचार का मुद्दा हो रहा है, लगातार भ्रष्टाचार का मुद्दा बना हुआ है। इसके अलावा जो चुनाव है वो सही समय पर चुनाव नहीं हो रहे हैं, ठीक है? इसके अलावा अन्य सारे मुद्दे हैं, जो जो पंचायती राज पे स्तर से जो संस्था चल रही है हमारी, पंचायती राज स्तर पर, चाहे वो पंचायती राज संस्थान हो, उनमें भी प्रॉब्लम है, जिसके माध्यम से हम लोग जो जो टारगेट है हमारा, उसको हम लोग प्राप्त नहीं कर पा रहे, ठीक है? इसके अलावा जो डाटा है, वो बहुत कम है इसके संबंध में, कि हमको कितने डाटा तक पहुँच चाहिए, डाटा के माध्यम से पता कर सकें कि यहाँ तक कहाँ-कहाँ कमियाँ हैं, कितना हमें एक्सेसिबिलिटी है, कहाँ पे चुनौतियाँ बनी हैं, इसके संबंध में हमारा डाटा भी कमी है। इसके अलावा जो केंद्र सरकार की बहुत सारी स्कीम चल रही है केंद्र सरकार की, इसके माध्यम से जब केंद्र सरकार की योजनाएँ बहुत सारी हैं, राज्य सरकार की योजनाएँ बहुत सारी हैं, इसके संबंध में धीरे-धीरे क्या होता है, एक-दूसरे कन्फ्यूजन उत्पन्न हो जाता है, जिससे बाधा उत्पन्न होती रहती है। और पर्यावरणीय मुद्दे भी यहाँ पर बने हुए हैं। कई सारी योजनाएँ सिर्फ इसलिए रुक जाती हैं, क्योंकि उनको पर्यावरणीय मंजूरी नहीं मिलती। इसके अलावा पर्यावरण के संबंध में क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज से लगातार आपदाएँ आ रही हैं। आपदाएँ, हीट स्ट्रोक, क्या कहते हैं, बाढ़, इसके अलावा वर्षा नहीं होता, इन सभी के कारण जितना ग्रोथ रेट हमको होनी चाहिए थी, वो भी यहाँ पर नहीं दिखाई पड़ती है, ठीक है? तो एनवायरमेंटल मुद्दा हो गया। और लास्ट में क्या है, कार्यान्वयन। हम लगातार जो हमारा कार्यान्वयन का मुद्दा है, मतलब कोई भी योजना हमने बना तो लेते हैं, फिर हम लोग उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, क्योंकि भ्रष्टाचार का मुद्दा है, लाल फीताशाही है। ये सारे मुद्दे कहीं न कहीं हमारे कार्यान्वयन को कमज़ोर कर रहे हैं, ठीक है? तो ये हो गए हमारे। अगला क्या है हमारा, मीज़र्स का पैमाना क्या है जिससे हम लोग माप सकें? तो पैमाने की जगह आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि उपाय क्या हो सकते हैं? उपाय क्या हो सकते हैं, जो हम लोग एसडीजी को प्राप्त कर सकें? इसमें आप लोग बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम बता सकते हैं, इसको आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, उपाय या वे फॉरवर्ड आप लोग बताते हैं, ठीक है? तो इसमें हो जाएगा कि पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों को अधिक धन दिया जाए, ठीक है? तो हमको जो हमारी
पंचायती राज संस्थान है और स्थानीय स्थानीय निकाय उनको अधिक धन देने की आवश्यकता है। दूसरा, नई योजनाएँ पेश की जाए जहाँ पर हमारा स्कोर खराब था, तो उनके संबंध में नई योजना को आगे बढ़ाया जाए। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा के लिए डेटा योजना पर आधारित निर्भर रहता है, डेटा उपलब्धता कमज़ोर है। इसके संबंध में हमको डाटा प्लानिंग पर सोशल प्रोटेक्शन, सामाजिक सुरक्षा के लिए हमको डाटा प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगला क्या है हमारा, जो हमारा डाटा है उसकी ऑनलाइन क्या करना पड़ेगा, अवेलेबिलिटी। जो भी डाटा हमारा है उसके माध्यम को एक तो हमको ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से उसको उपलब्ध कराना पड़ेगा। आरटीआई के माध्यम से लोगों तक उसको पहुँचाना पड़ेगा। तो ये सारे स्टेप्स हो जाएँगे हमारे डाटा के संबंध में सुधार के लिए। अगला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, जो मॉडल ग्राम पंचायतों में जैसे जो मॉडल ग्राम पंचायत के रूप में काम कर रही हैं, इनका मतलब जिनका कार्यकाल की प्रणाली बहुत ज़्यादा अच्छी है, उनकी जो प्रथाएँ हैं, मतलब उनके द्वारा जो स्टेप्स उठाए गए हैं, उनको हमको क्या कहते हैं अपनाना पड़ेगा। जैसे तेलंगाना की एक पंचायत थी, तेलंगाना की पुलमबारा जो पंचायत थी, पुलमपारा या पुलमबारा ऐसा कुछ नाम है, आप लोग चेक करिएगा। ये पंचायत भारत में सर्वश्रेष्ठ पंचायत के रूप में उभर के आई है। तो इसी से हम लोग सीख सकते हैं और अपना सकते हैं कि कौन-कौन सी प्रथाएँ इसने अपनाई है। तो उनसे हम लोग सीख करके अपने जो कहते हैं सुधार कर सकते हैं उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों में, ठीक है? जिसके माध्यम से हम लोग स्थिति में सुधार को अपना सकते हैं, ठीक है? तो ये हमारा हो गया सवाल नंबर 6, लास्ट में आपको निष्कर्ष लिख देना है। तो ये हमारा पूरा सवाल नंबर 6 कंप्लीट होगा। और लास्ट में सबसे छोटी-सी इन्फॉर्मेशन है, जो भी यूपीपीसीसी में 10% लिख रहा है, का अंतिम सफलता सुनिश्चित करना चाहता है, तो हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकता है, जो कि हिंदी में दोनों भाषाओं में। इसके माध्यम से आपको कंप्लीट जीएस1 से लेकर जीएस6 तक का सिलेबस कवर किया जाएगा। दोनों भाषाओं में होगा, यूपी स्पेशल में, यूपी वाइड, इकोनॉमिक सर्वे, करंट अफेयर सब कुछ कवर कराया जाएगा। जनरल हिंदी जो 150 नंबर गया था, उसकी कंफर्ट तैयारी भी हमारे द्वारा कराई जा रही है। इसके लिए आपको पूरा मटेरियल दिया जाएगा, फीडबैक 10 टेस्ट कराए जाएंगे, मॉडल आंसर भी आपको दिए जाएंगे। और हमारा पूरा टारगेट आपकी आंसर राइटिंग को फीडबैक करना है, मतलब फीडबैक के माध्यम से आपके आंसर राइटिंग को इम्प्रूवमेंट करना है। इसके लिए हमारे द्वारा कई सारे ग्रुप चलाए जा रहे हैं, जैसे 90 डेज का प्रोग्राम है, जिसमें आपको डेली 3 क्वेश्चन्स कराए जाएंगे, विदाउट मॉडल आंसर वाला भी, मॉडल आंसर के साथ वाला भी है। जीएस1 और जीएस6 तक इसमें कवर किया जाएगा। निबंध लेखन जो आपको 150 नंबर का निबंध आता है यूपीपीसीएस में, उसके संबंध में भी इस तरह 36 टॉपिक्स के माध्यम से आपको संपूर्ण क्या कहते हैं सिलेबस कवर किया जाएगा। और मॉडल आंसर, पर्सनल गाइडेंस और आपको फीडबैक भी लगातार मिलता रहेगा। इसके अलावा स्टडी फॉर सिविल की जो हमारी टेस्ट सीरीज है, जिसमें दोनों भाषाओं में संचालित है, आपको मैंने पहले ही बताया था, इसमें फीडबैक तो मिलेगा ही, पर्सनल गाइडेंस आपको मिलेगा और रियल एग्जामिनेशन चेकिंग की जाएगी। हमारा पूरा टारगेट आपकी आंसर राइटिंग इंप्रूवमेंट करना है। जीएस1 से लेकर जीएस6 तक इसमें कवर किया जा रहा है। सेक्शनल टेस्ट में, फुलमेंट टेस्ट में और 5वां छठा यूपी स्पेशल के भी यहाँ पे टेस्ट दिए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए आप वीडियो को पॉज़ करके जो लिखा है यहाँ पे वो भी पढ़ सकते हैं। और अंत में आपको जो नंबर आपको पहले बताया गया है, व्हाट्सएप नंबर गया था, यहाँ भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये नंबर जो दिए